माता की सरकार है। जी जी जी, एक रिएक्शन ले लेते हैं प्लीज। संस्कृति विभाग को लेकर कितने कटिबद्ध हैं, प्रतिबद्ध हैं कि मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इसके लिए ये बजट मुझे लगता है मील का पत्थर साबित होगा। बजट मील का पत्थर साबित होगा। भूपेंद्र जी ने जो पॉइंट गिनाए हैं शिवम जी, सिलसिलेवार 40% नौकरियों का जिक्र, मेरा ख्याल है कि महिलाओं की नौकरियों में 40% की कमी आई है, और जो दूध और मांस का उत्पादन बढ़ने वाली बात आई है उसको लेकर। जी देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आज जो बजट प्रस्तुत किया गया है वो सशक्त और समावेशी मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण होने जा रहा है। विकसित भारत के संकल्प को गति देने वाला बजट यह अपने आप में रहेगा। हमने देखा कि इनकी सरकार के दौरान जो मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति थी उससे मध्य प्रदेश की जीएसडीपी का साइज तकरीबन 21 गुना बढ़ाने का काम हमारी मौजूदा सरकार ने किया है। और मुख्यमंत्री जी लगातार कह रहे हैं कि विश्वास सारंग को सुन लेते हैं। चलिए, चले गए वो, विश्वास सारंग चल गए। शिवम जी कंटिन्यू, थोड़ा कर्जे का भी जिक्र कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा प्लीज शिवम जी। मैं कर्जे का बार बार जिक्र हमारी सरकार करती है और कर्जे पर हम बहुत गंभीरता के साथ बात करते हैं। कर्जे के विषय में जब हम बात करते हैं तो कर्ज और जीएसडीपी के बीच जो रेशियो इनकी सरकार के दौरान तकरीबन 31.8% था, वो हमारी सरकार के दौरान आज घट करके 27.6% रह गया है। तो एक और हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। वेलफेयर स्कीम्स पर हम लगातार राशि को बढ़ाते हुए ही चले जा रहे हैं। केंद्र और प्रदेश की सरकारों के सही 2000 करोड़ रुपया की व्यवस्था इस बजट में हुई है। हमारे सेंस भी ऐतिहासिक होगा और ये बहुत बड़ी बात है। शिवम जी कंटिन्यू प्लीज। तो देखिए, इन तमाम वर्गों के कल्याण के लिए यह बजट पूरी तरीके से संकल्पित है और सरकार ने अपना विजन और इंटेंट पिछला अपना जो हमारा अनुपूरक बजट था उसमें भी दिखाया था, और इस बजट में भी हमने बड़े ऐसे पॉलिसी इंटरवेंशन किए हैं जिसके माध्यम से यह सरकार सुनिश्चित, जिसके माध्यम से पूरे प्रदेश के हर तहसील में, हर कस्बे में और हर वर्ग को कुछ ऐसी योजना आएगी जिसके प्रभाव से एक सकारात्मक पहल हर घर को मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगी। लेकिन ऐसा कुछ नया इस बजट में नहीं था। उल्टा आश्चर्य की बात यह है कि जो आंकड़े सामने आए हैं बजट में, लगभग ये कहा गया है कि कुल जो पूरा व्यय सरकार का है और कुल जो राजस्व प्राप्तियां जो आय सरकार का रहेगा उससे शायद 2 गुना तो अकेला कर्ज मध्य प्रदेश सरकार का है। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर स्थिति है हमारे मध्य प्रदेश की वर्तमान में। कहीं ना कहीं भाजपा के द्वारा जो वित्त प्रबंधन है उसमें जो लापरवाही की गई है भाजपा सरकार द्वारा, उससे स्पष्ट दिख रहा है कहीं ना कहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश की जो वित्तीय प्रबंधन है वो पहुंच चुकी है वेंटिलेटर पर। और उसके साथ साथ शायद अगर आप स्वयं बजट के आंकड़े देखेंगे तो सबसे अधिक मद लगभग 50,000 करोड़ रुपए का है जो रखा गया है ब्याज देने के लिए। चलिए, इस तरह से रिएक्शन ये सिलसिला चलता रहेगा। भूपेंद्र जी प्लीज एक सुधार मैं कर दूं। मैंने दूध के उत्पादन के बढ़ने का जिक्र किया था, दरअसल दूध का नहीं, अंडे और मांस का उत्पादन बढ़ा है। मैं अपने आप को करेक्ट कर रहा हूं। भूपेंद्र जी प्लीज रिएक्शन, जो भी कुछ कह रहे थे शिवम जी, और बाकी रिएक्शन में हम बीच बीच में सुनवाएंगे। भूपेंद्र जी प्लीज। देखिए, जो है बहुत ही एक अभी आपके सामने ही एक ताज़ा उदाहरण जो है हमारे शिवम भाई ने प्रस्तुत किया है। इन्होंने कहा कि 2100 गुना जीडीपी मध्य प्रदेश का बढ़ गया, 2100%। 21 गुना पर 100 गुना नहीं, तो 21 गुना जो है जब बढ़ गया तो उसको मतलब होता है 2100%। और 2100% मैं वही बता रहा हूँ, धीरज रखिए। तो ये जो जीडीपी है 11% की ग्रोथ आ रही है, ये जो आंकड़ा है इस आंकड़े को सत्यापित करना पड़ेगा सरकार को, क्योंकि ये कंट्राडिक्टरी है इनके आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर। और मैं आपको ये बताता हूं कि 38,000 रुपया औसत आय थी मध्य प्रदेश की कांस्टेंट प्राइस पर, जो बढ़कर जो है 70,434 रुपया अभी इस बजट में जाकर हो गई है। ठीक, ये 20 साल की ग्रोथ है। हाँ, 20 साल में जो है हमारी इकोनॉमी, हमारी जो औसत आय है वो 2 गुनी हुई है। ठीक,
इसकी ग्रोथ रेट उठा लें आप, जो है 2003 के पहले जी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने ये 20 साल में किस सूरत से काम किया है और कितनी अकल लड़ाई है, इसका आपके सामने जो है सामना हो जाएगा। ठीक। अब ये बात करते हैं किस बात की, ये करंट प्राइस पर 1,52,615 रुपए हमारी जो है आय हो गई है। हाँ, तो करंट प्राइस और जो और कांस्टेंट प्राइस है, कांस्टेंट प्राइस में 70,000 इनकम है हमारी और करंट प्राइस में जो है 1,52,000। तो इसका मतलब है कि मध्य प्रदेश की जनता 200% महंगाई से त्रस्त है। ठीक है। ये महंगाई के कारण जो है कांस्टेंट प्राइस और करंट महंगाई वाला प्राइस का पॉइंट जो हम चाहेंगे डिफरेंस कि एक है, बार आप और रखेंगे। इस महंगाई की मैं आपको जी मैं दरअसल आपको रोकना चाह रहा हूं, आएंगे हम आपके पास। सभी आप बने रहें, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और उसके बाद ये बजट है, खास करके जिसके माध्यम से हमने सभी वर्गों की बेहतरी के लिए प्रयास किया है और जो 2047 की हमारी यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से $2 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है, अर्थात 250 लाख करोड़ का बजट का जो रोडमैप तैयार किया गया है, उसी सिलसिले में अपने बजट को 5 साल में 2 गुना करने का संकल्प लेकर हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस दस्तावेज में केवल आंकड़े नहीं है, ये ठोस निर्धारित लक्ष्य है जिसके आधार पर व्यवस्थित प्लानिंग की गई है। गरीब, महिला, किसान, युवा सभी वर्गों की बेहतरी के साथ साथ ये बजट गांव, गरीब और खास करके व्यवस्थित प्लानिंग के भरोसे से मध्य प्रदेश विकास के मामले में एक नई, केवल सड़क पे चलने की स्थिति नहीं है, हवाई उड़ान की तरफ आगे बढ़ेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां इसमें सर्वहितैषी योजना के माध्यम से हमारा राजकोषी जो अंदाज है, जिसके आधार पर ये बजट को डबल करने का प्लान बनाया गया है, ये बजट पिछले बार से 15% ज्यादा है, अर्थात 4,21,032 करोड़ का ये बजट है जो आज तक के सारे रिकॉर्ड से बाहर जा रहा है और एक अलग प्रकार की अपनी हमारी तरलता की, आर्थिक स्थिति की सुदृढ़ीकरण की बड़ी पहचान बन रहा है। मैं मान के चलता हूं इस बजट के माध्यम से जो हमारा 2025-26 का बजट है, 2025-26 के बजट में 24-25 के बजट की तुलना में जो राजस्व में वृद्धि हुई है वो 7% हुई है और 2025-26 की तुलना में 2024-25 की अनुमान से पूंजीगत व्यय में ये खास बात गौर करने लायक है, इसमें 31% वृद्धि का अनुमान रखा है। हमारी निवेश की 31% का जो कल्पना की है, वाकई ये अद्भुत है। ये मान के चलो कि ये राज्य के आर्थिक दृष्टि से रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा। मैं मान के चलता हूं कि 2025-26 में जो विभिन्न प्रकार के व्यय के बारे में जो प्रावधान किया है, ये 17% अधोसंरचना के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमने 17% की जो इसमें प्रावधान किए हैं, ये पिछली बार के 2024-25 की तुलना में 31% ज्यादा है। 31% ज्यादा रखने का मतलब है कि हम सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में मूलभूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी ये बजट एक बहुत अलग प्रकार का है। ये हमारा खास करके 6 वर्षों में जेंडर बजट का आकार 2 गुना हुआ, ये उल्लेखनीय है। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में भी हम 2 गुनी छलांग 6 वर्षों में लगाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उज्जवल भविष्य के लिए बच्चों के शैक्षणिक, सामाजिक, भावनात्मक, शारीरिक विकास सभी प्रकार से, अर्थात बाल बजट को भी 6 वर्षों में 2 गुना करने का इसमें लक्ष्य दिखाया गया है। लाडली लक्ष्मी योजना के माध्यम से भी हमने एक बार फिर जो अपनी बात कही है कि किसी प्रकार की धनराशि की कमी नहीं आएगी। 18,669 रुपए की राशि का प्रावधान अपने इसमें किया है। लाडली लक्ष्मी योजना, मुख्यमंत्री प्रसूति सेवा योजना, जल जीवन मिशन, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर के लिए सब मिलाकर के लगभग 18,500 करोड़ की धनराशि इन माध्यम से भी रखी है। अटल कृषि ज्योति योजना के माध्यम से हमने 13,909 करोड़ का प्रावधान किया है। प्रधानमंत्री कृषक सूर्य योजना के माध्यम से लगभग 447 करोड़ की धनराशि इसमें रखी गई है। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत
5,220 करोड़ की धनराशि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से 2,001 करोड़ की राशि, ये खासकर मुख्यमंत्री फसल उपार्जन योजना के माध्यम से 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने इसमें किया है और समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल पर बोनस का भुगतान के लिए भी 1,000 करोड़ का प्रावधान हमने रखा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, कृषक उन्नति योजना के माध्यम से 850 करोड़ का प्रावधान और पहली बार लगभग ये हमारा 200% से ज्यादा प्रगति करते हुए गौ संवर्धन और पशुओं के संवर्धन के लिए 505 करोड़ का, अर्थात गौशालाओं में भी प्रति गौमाता की रोजाना की खर्च की राशि 20 रुपए को बढ़ा करके 40 रुपया रोज करना और साथ ही साथ 5 रुपया प्रति लीटर पे बोनस चालू करना, ये अद्वितीय योजना है जो किसान की समृद्धि में फसल के अलावा अलग से बड़ी भूमिका अदा करेगी। अटल गृह ज्योति योजना के माध्यम से गरीब कल्याण का हमने जो मिशन हाथ में लिया, इसमें 7,132 करोड़ का प्रावधान हमने किया है और खास करके 5 हार्स पावर के कृषि पंपों, प्रेशर, एक बत्ती कनेक्शन, निःशुल्क विद्युत प्रवाह इत्यादि योजना के लिए 5,299 करोड़ की धनराशि का प्रावधान किया है। संबल योजना में 700 करोड़, जन आरोग्य योजना में आयुष्मान के माध्यम से उल्लेखनीय है कि आयुष्मान योजना के कार्ड धारक और उनसे लाभान्वित होने वाले प्रदेश के आंकड़ा अगर उनकी आबादी का ले तो पूरे देश के सभी राज्यों में मध्य प्रदेश इसमें सबसे फर्स्ट है और ऐसे में हमने फिर इसकी राशि बढ़ा करके 1,277 करोड़ रुपए करने का प्रयास किया है। हमारे आदिवासी अंचल के लिए मकान देने के लिए पीएम जनमन योजना के माध्यम से 1,100 करोड़ का प्रावधान भी इसमें किया है। युवाओं के लिए निवेश प्रोत्साहन के लिए 2,000 करोड़ की प्रावधान किए हैं। जैसे उद्योग का हमारा यह उद्योग और रोजगार वर्ष है, इसमें एमएसएमई के लिए खास करके पहली बार 1,250 करोड़ की अभी तक की कभी इतनी बड़ी राशि नहीं रखी है, ये पहली बार प्रावधान किया गया है। व्यावसायिक प्रशिक्षण हेतु सुदृढ़ीकरण विस्तार के लिए 902 करोड़, क्योंकि हमारे लिए सभी प्रकार के स्किल डेवलपमेंट का काम करना पड़ेगा, सभी प्रकार के युवाओं को प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाना पड़ेगा ताकि बड़े पैमाने पर उनको रोजगार मिले, इसका भी पर्याप्त प्रावधान हमने किया है। मेधावी विद्यार्थियों के लिए भी 500 करोड़ की राशि हमने रखने का प्रयास किया है। इसमें एक बजट की खास बात है, अनुसूचित जाति, जिनकी जनजाति, सभी प्रकार के लोगों के लिए क्रमशः मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति के लिए 47,296 करोड़ का अर्थात 23.5% की वृद्धि इसमें की है। उसी प्रकार से अनुसूचित जाति के लिए 32,633 करोड़ अर्थात 16% की वृद्धि इसमें हमने की है। मान के चलें कि स्वशासी तकनीकी सहायताओं के लिए भी 247 करोड़, पॉलिटेक्निक के उन्नयन के लिए, क्योंकि हमारे लिए स्किल डेवलपमेंट में पॉलिटेक्निक की बड़ी भूमिका है, इनको पहली बार 232 करोड़ की राशि का प्रावधान हमने किया है। मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन के माध्यम से 150 करोड़, खेलो इंडिया में 180 करोड़, खेल अकादमियों के माध्यम से 170 करोड़ का प्रावधान किया है। और खास करके आपकी जानकारी के लिए कि हमारे हर विधानसभा के अंदर स्टेडियम बनाए जाएंगे। स्टेडियम की 2 तरह की व्यवस्था रहती है। आमतौर पर वीवीआईपी मूवमेंट या हेलीकॉप्टर जब पहुंचाते हैं तो टेम्परेरी हेलीपैड बनाते हैं। अब की बार रचना ऐसी बनाई गई कि पूरा एक स्पोर्ट्स कैंपस टाइप का रहेगा, जिसमें बाउंड्री वॉल रहेगी, उसमें खिलाड़ियों के लिए जन सुविधा के संसाधन के साथ खेल के मैदान भी रहेंगे, 2 कमरे जिसमें बाकी व्यवस्थाओं के लिए खेल जैसे स्टेडियम की मूल आवश्यकता होती है, और उसके माध्यम से उसी को भी साल में 1-2 बार जब भी आए तो पक्का खेल का मैदान जिसका खेल में उपयोग हो जाए, उसी को हमारी एविएशन की दृष्टि से हेलीपैड में भी मल्टीपर्पज उपयोग किया जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आईटी पार्क के माध्यम से पहली बार रीवा, उज्जैन, छोट जबलपुर, ग्वालियर ऐसे स्थानों पर भी आईटी पार्क के लिए 129 करोड़ का प्रावधान किया, जो हमारे तकनीकी रूप से खास करके इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चों के लिए बड़ा लाभ मिलेगा। जैसा प्रयागराज का कुंभ हुआ है, ऐसे सिंहस्थ 2028 मध्य प्रदेश में होने वाला है। ऐसे में हमारे द्वारा सिंहस्थ की सारी व्यवस्थाओं के लिए आने जाने के मार्ग, साधु संतों के रुकने की व्यवस्था, घाट की व्यवस्था, पुलिस से लगा करके सारे प्रबंधन स्थायी प्रकृति के, इसमें बड़े पैमाने पे हमने धनराशि पिछले वर्ष से लगातार चालू की है, जिसमें इंदौर उज्जैन 6 लेन, उज्जैन जावरा 4 लेन,
सभी मार्ग उज्जैन से आने जाने के 4 लेन और स्थायी प्रकार की प्रवृत्ति के लिए 2000 करोड़ का प्रावधान इसमें किया है। कुल मिलाकर के 18,000 करोड़ के अभी तक की हमारी मंजूरियां वहां दी है। सीएम राय स्कूल भी लगातार गति से बढ़ रहा है, इसलिए 4,686 करोड़ की इसमें प्रावधान किया। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट ये बाकी के नगरों में भी बढ़ेंगे। अभी इंदौर और भोपाल में, आगे जाकर इंदौर और उज्जैन में, जबलपुर, ग्वालियर, अलग अलग शहरों में बढ़ाने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटी में भी हम काम कर रहे हैं, जिसके माध्यम से अभी पहले चरण में इंदौर और भोपाल, इंदौर के आसपास इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर का मक्सी और धार का पीथमपुर, इस मिला को मिलाकर इंदौर मेट्रोपॉलिटन सिटी, ऐसे ही क्रमशः राजधानी भोपाल को जैसे जीआईएस में इसको सुंदर किया, भविष्य में 25 साल तक हमारे। तो मुख्यमंत्री को आप सुन रहे थे और कोई नया कर इसमें नहीं लगाया गया है। बड़ी बात यह है लाडली बहनों की राशि नहीं बढ़ेगी। और हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं इस बजट पर चर्चा करने के लिए। शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से, तो कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी काफ़ी सीनियर भी हैं, बहुत वक्त से बजट पर वो नज़र रखते भी आए और चर्चाओं में शामिल होते आए हैं। एक बार फिर से उन दोनों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो भूपेंद्र जी मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, कैसा लग रहा है बजट? जी मैंने पहले ही कहा कि ये जो है झूठे सपने दिखाने वाला बजट है, जो अपने स्वयं के जो सर्वेक्षण है, आर्थिक सर्वेक्षण, उसके विपरीत है। मतलब इससे आप झूठ को पकड़ भी सकते हैं आसानी से। और मुझे लगता है इस आर्थिक सर्वेक्षण को बनाने वाला जो योग्य अधिकारी हो गया उसका भी ट्रांसफर पक्का है, क्योंकि उसने इतनी सत्य उद्घाटित कर दिए हैं कि ये सरकार के हर झूठ पकड़ में आ रहा है। आप ये देखें कि भारत सरकार का जो बजट है वो 5.8% की ग्रोथ दिखा रहा है और मध्य प्रदेश मोदी जी की रफ्तार से दोगुना चल रहा है। ये 11.05% की ग्रोथ से काम कर रहा है मध्य प्रदेश का बजट। और हालत ऐसी है कि हमारा कर्जा डबल होता जा रहा है। हमारे यहाँ लोगों की 40% नौकरियां छूट गई हैं। हमारे यहाँ जो है दूध का उत्पादन घट गया है, मांस का उत्पादन बढ़ गया है और हमारी सरकार गौमाता की सरकार है। कितने कंट्राडिक्शंस हैं इसमें, आप तो कल्पना नहीं कर सकते। एक बड़ी जोरदार चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में सरकार ने बताया कि 384 औद्योगिक यूनिट्स लगी थी बड़ी, 5 साल में ये 554 हो गई। कुल 170 यूनिट जो है बड़ी है मध्य प्रदेश में। और साथ में सरकार बता रही है कि हमने 2429 जो है उद्योग स्थापित किए हैं। अब ये सरकार के ही दोनों आंकड़े, इनमें कौन सा सच है ये देखना पड़ेगा। ठीक है, ये दूसरा बड़ा जो झूठ है, एक मिनट 1 सेकंड और लूंगा। एक बड़ा झूठ 20 साल में जो है माननीय शिवराज जी की सरकार ने इस बात की घोषणा की है कि उन्होंने 32 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया है। और सरकार ने कल विधानसभा में ये बताया है कि उनके पास कुल 46,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। ठीक है। और पिछले 16 साल से ये ढपली पीटी जा रही है कि 32 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सच और कौन सा झूठ, ये जो है ये मध्य प्रदेश। इसका जवाब बीजेपी से जरूर लेंगे। आप जो सवाल उठा रहे हैं बीजेपी से, शिवम जी से जवाब जरूर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण विषय आपने उठाया, लेकिन मेरे साथ मेरे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनकी प्रतिक्रिया जानना जरूरी है। इसलिए पहले इंदौर चलते हैं और इंदौर में मिथिलेश लोगों को बजट को लेकर लोगों की क्या राय? देखिए मध्य प्रदेश के युवा इस वक्त मुझे साथ हैं। एमपी का बजट कैसा रहा, सबसे पहले रिएक्शन लेते हैं, पूछते हैं कैसा रहा बजट? बहुत ही अच्छा रहा, यूथ के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, सभी के लिए बहुत अच्छा रहा। तो इस बार का आई वुड से माइलस्टोन बजट था बिल्कुल। इस बजट के लिए आप लोग क्या कह रहे हैं? आंकड़े नहीं विश्वास रहा है, हमने अब आकाश लिखा है। ये हमारे सीएम जगदीश देवड़ा जी ने ही कहा है। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री जी हाँ, जो उन्होंने वो लाइन कही है जी। वो लाइन क्या थी? यही आंकड़े नहीं विश्वास लिखा है, हमने अब आकाश लिखा है। तो सहमत है आप लोग? जी बिल्कुल सहमत। क्या कहेंगे बजट को लेकर? इस बार का बजट मुझे इसमें ये सबसे अच्छी चीज़ लगी कि हमने इस बार इंडस्ट्रियल सेक्टर को इग्नोर नहीं करा है बिल्कुल भी। हर एक कंट्री का जो लाइक
जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही हमें दिखता है। तो आई फील लाइक ये बहुत अच्छी चीज़ करी है उन लोगों ने। और आई जस्ट होप कि आगे हमारे आने वाले समय में हम और एक अच्छा भारत देख पाएँ, एक अच्छा मध्य प्रदेश देख पाएँ। बजट बहुत ही बढ़िया है क्योंकि सरकार ने एकदम एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया है। जैसे कि बताया कि एमबीबीएस में लगभग 400 सीटें बढ़ी है, फिर बच्चों को बाहर विदेश सीखने के लिए भेजेंगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी। यहाँ पर तो पसंद आ रहा है। सुशील, वहां पर प्रतिक्रिया क्या आ रही है? बिल्कुल सही बात है। मेरे साथ ग्वालियर में भी लोग मौजूद हैं, इनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार इनको बजट कैसा लगा। आप बताइए कि क्या लगता है जो बजट आया है, किस तरह का बजट रहा? आगे सुशील जी, अभी जो मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री देवड़ा जी ने जो बजट पेश किया है अभी तक तो ठीक दिख रहा है। जैसे कि 2 कृषि विश्वविद्यालय जो है जबलपुर में और ग्वालियर में, एक कृषि विश्वविद्यालय के लिए कृषि अनुसंधान के लिए जो 40 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, काफ़ी अच्छा है। दूसरा, लाडली बहनाओं के लिए अब उनको अटल पेंशन योजना से जोड़ा जाएगा, ये भी काफ़ी सराहनीय है। सड़कों की हालत अभी काफ़ी सुधर चुकी है, लेकिन कहीं हद तक अभी भी और सुधार की आवश्यकता है। तो इसके लिए एक वो नई तकनीक से शुरू कर रहे हैं सड़कों का निर्माण, ये भी काफ़ी सराहनीय है। आप बताइए कि किस तरह का बजट आपको लगा है? नहीं, मुझे तो बजट बहुत अच्छा लगा। जैसे कि बताया गया कि नए रोजगार मिलेंगे लोगों को, तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितने भी युवा हैं रोजगार की तलाश थी उन लोगों की शायद ये उम्मीद पूरी होने वाली है। आप बताइए कि बजट में क्या लगता है आपको, कितना अच्छा रहा बजट, किस तरह का रहा? देखिए, बजट में इस बार जो आया बजट उसमें काफ़ी अच्छा रहा है क्योंकि शिक्षा को भी लेकर, रोजगार को लेकर, मेडिकल को लेकर, जैसे शिक्षा को लेकर एआई द्वारा बनाया जाएगा, पर्यटकों को भी लेकर ध्यान में रखा गया, संघर्ष की तैयारी की जा रही है। जैसे ग्वालियर किले को भी अभी देखा गया कि लीज पे दिया जा रहा है, उसमें पर्यटक बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार बढ़ेगा। अगर छत्तीसगढ़ की तरह पेट्रोल डीजल भी अगर ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में भी अगर कम होता तो शायद लोगों को और राहत मिलती, कोई रोजगार बढ़ेगा, पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो व्यवसाय और बढ़ेगा। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं मिलीजुली प्रतिक्रिया है और लोगों का कहना है कि बजट में कई प्रावधान प्रतिक्रिया हमने सुनी और लोगों ने क्या कहा ये भी हम सुन ही रहे हैं। लेकिन जो जानकार है, क्योंकि बजट का ये होता है कि बजट अचानक से जब सामने आता है तो अचानक से उसको पूरी तरीके से समझकर उस पर प्रतिक्रिया देने से ज़्यादा बेहतर होता है कि उसको पूरा समझा जाए, आंकड़ों को समझा जाए। और शिवम जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं क्योंकि भूपेंद्र जी ने बहुत गंभीर सवाल उठाए हैं कि कुछ आंकड़े कुछ और हैं, आंकड़ों की कुल मिलाकर बाजीगरी उन्होंने इसे कहा है। शिवम जी, देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि भूपेंद्र जी जब आंकड़ों की बात कर रहे हैं तो कल जिस आर्थिक सर्वेक्षण से उन्होंने कुछ आंकड़े उठा लिए, उसी आर्थिक सर्वेक्षण में मध्य प्रदेश की 11% से ज्यादा जीएसडीपी ग्रोथ को भी रेखांकित किया गया है। भूपेंद्र जी उसको एकदम सिरे से खारिज कर देते हैं। उन्होंने कहा है, एक मिनट, उन्होंने यही बात तो कही है, उन्होंने यही बात उठाई, आपने शायद ध्यान से सुना नहीं, उन्होंने यही बात उठाई थी कि भारत सरकार कुछ और कह रही है, मध्य प्रदेश सरकार कुछ और कह रही है। उन्होंने ये बताया है भारत सरकार के ही सहयोग से, उसके मार्गदर्शन में और उसकी निगरानी में मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है और विकसित भारत के संकल्प में योगदान देने वाला नंबर 1 राज्य बनाने के लिए यह बजट प्रस्तुत किया गया। अभी आपने बहुत सारे युवाओं के रिएक्शन सुने, जो किसान थे उनकी भी आपने बातें सुनी। तो यह दिखा रहा है कि जो एक सर्वस्पर्शी और सर्व समावेशी बजट की हम बात करते थे, उस पर कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के माननीय वित्त मंत्री जी और मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार खरा उतर रही है। और यही कारण है कितने सारे वर्गों का विश्वास, हम जब लोगों के रिएक्शन देख रहे हैं तो हमें देखने को मिल रहा है। वित्त मंत्री जी ने जो अपने बजट भाषण में ही यह बात कही कि यही जुनून, यही ख्वाब है मेरा कि वहां चिराग जला दूं जहां है अंधेरा। तो यह बजट उस दिशा में आगे बढ़ने वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अभी हमारे यहाँ पे एक बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ग्लोबल इन्वेस्टर मीट हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन मिला, देश के यशस्वी गृह मंत्री आए और दुनिया और देश के कई बड़े उद्योगपतियों ने मध्य प्रदेश में निवेश की अपनी मंशा को जाहिर किया। वो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं कि शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब कितना एक बड़ा अमाउंट बताया गया, जब सदन में पेश किया गया तो उसमें अमाउंट में अंतर है। देखिए, जब हम इस तरीके की बात करते हैं, शिवराज जी की बात करें या किसी अन्य चीज की बात करें, तो मध्य प्रदेश में हमने पिछले 5 वर्षों का रिकॉर्ड रखा है। 20 वर्षों का आंकड़ा तो हम जब विधानसभा के चुनाव में उतरे थे तो हमने प्रस्तुत किया था। विगत 5 वर्षों में 46,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का मध्य प्रदेश में हमने निवेश आकर्षित किया है। और जो जमीन पर हमारी जो विभिन्न इन्वेस्टमेंट मीट और इत्यादि चीजें थी उसके माध्यम से हमने संकल्पित किया और 1,25,000 के करीब उसके माध्यम से रोजगार भी मध्य प्रदेश में सृजित हुए हैं। तो यह चीज अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत महत्वाकांक्षी रही थी और उसके
परिणाम भी जमीन पर देखने को मिले हैं। और मध्य प्रदेश को तो यह खस्ता हाल छोड़ करके गए थे, माइनस में हमारी इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट हुआ करती थी, उसको बढ़ा करके तकरीबन 18% तक हमारी पिछली सरकार लेकर के आई। जिस राज्य में बिजली नहीं हो, जिस राज्य में सड़कें नहीं हो, जिस राज्य में बेसिक कम्युनिटीज की व्यवस्था नहीं हो, वहां पे कोई उद्योगपति निवेश कैसे कर सकता है? तो यह सब बनाने में, एक रोबस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में 20 वर्ष का वक्त लगा और अब सरकार तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। हम देख रहे हैं कि आईआईटी की तर्ज पर मध्य प्रदेश के विभिन्न शहरों में एमआईटी जो खोलने की बात कही गई, एमपीआईटी खोलने की बात कही गई है और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश की सरकार ने तकरीबन 1 लाख किलोमीटर की और सड़कों के निर्माण का विशेष प्रावधान बजट में किया है। इसके साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी से हम रेवेन्यू। ठीक है, चलते हैं ना भूपेंद्र जी से और बात करते हैं, उनके कुछ और जाहिर तौर पर सवाल होंगे। भूपेंद्र जी क्या कहेंगे? जवाब आया करने वाले राज्यों में है तो यह तमाम चीजें कहीं जमीन पर दिखती हुई नजर आती हैं। और भूपेंद्र जी जी देखिए, जो है ये जो बाजीगिरी चल रही है अभी भी निरंतर चल रही है। आपने अभी जिक्र किया इन्होंने जीआईएस का, बहुत अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश में जीआईएस हुई। ग्लोबल समिट का मतलब क्या होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट आ रहा है, 0% इन्वेस्टमेंट है। दूसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं, पूरे भारत में जो इन्वेस्टमेंट आई है, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट, उसका 1% भी मध्य प्रदेश में नहीं आया है। ये इनकी अचीवमेंट है। सपने तो आप कितने भी बड़े दिखा दो। दूसरी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि 5 साल में इनने 1,65,436 लोगों को जो है प्राइवेट कंपनियों में नौकरी जनरेट हुई मध्य प्रदेश में। वादा किया गया था 25 लाख नौकरियों का। इसके बड़े बड़े भाषण है, पीएम तक का भाषण है। इसका मतलब है कि 33,000 नौकरियां जो है प्रतिवर्ष आप जो है प्राइवेट सेक्टर जनरेट कर पाया मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में हर साल जो है 3.5 लाख बेरोजगार पैदा होते हैं। 40 लाख बेरोजगारों का बैकलॉग है। ये सब विधानसभा में बताया हुआ है हुजूर की सरकार ने। ठीक है, जब 40 लाख बेरोजगार हैं, उनको समायोजित करने में जो देवड़ा जी की रफ्तार से जो है 100 साल लगेंगे। चलिए ठीक है, ये मध्य प्रदेश की प्लानिंग है, ये मध्य प्रदेश का बजट है, जो है ये समावेशी बजट है। जो आंकड़े रखे गए हैं उन्हीं को उठाकर सवाल खड़े कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार की तरफ से इस पर जवाब भी आएगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, मेरे सहयोगियों का भी शुक्रिया जुड़ने के लिए और लोगों की प्रतिक्रिया देने के लिए। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें लगातार जारी है।